घटनाक्रम देखने को मिला है ये अपने आप में निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए वो होनी चाहिए। इसी के साथ ही दिग्विजय चौटाला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच यहां पर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ये जो घटनाक्रम हुआ था, जो प्रकरण हुआ था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धक्का मारकर गुरु घर से बाहर निकाल दिया गया था। इस मामले पर 5 नामजद और 20 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। माथा टेकने गुरुद्वारे गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर निकाला गया था। और ये मामला लगातार हरियाणा न्यूज पूरी प्रमुखता के साथ दिखा रहा है, क्योंकि हरियाणा न्यूज पूरी तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। तो गुरु घर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की गलत, ये बात कही है गुरनाम चढ़ूनी ने। दंगा करने वाले आंदोलन को बदनाम कर देंगे, ये भी बात कही गुरनाम चढ़ूनी ने। यानी कि सीधे तौर पर गुरनाम चढ़ूनी अपने आप को इस घटनाक्रम से, अपने किसानों को इस घटनाक्रम से अलग रख रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधे तौर पर इस विषय को लेकर जब हमने सवाल पूछा, दिग्विजय चौटाला जो कि जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इनेलो की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग को इस घटनाक्रम पर संज्ञान लेना चाहिए। तो ये लगातार ये जो घटनाक्रम है, जो प्रकरण है, तूल पकड़ता जा रहा है और सियासत का केंद्र पूरी तरह से एलनाबाद का उपचुनाव हो चुका है। बड़ौदा उपचुनाव और एलनाबाद के उपचुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। वो अलग परिस्थितियों में लड़ा गया था, यह अलग परिस्थितियों में लड़ा जा रहा है। यहां पर जो माहौल बन रहा है, उस माहौल की और तमाम खबरों की सबसे पहले जानकारी हरियाणा न्यूज आपको दे रहा है। यानी कि आपका अपना चैनल जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए पल पल की जानकारियों से आपको अवगत करवा रहा है। तो फिलहाल लगातार हम इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं और जो खबरें और जो तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर निकाला गया था और तब से लेकर अब तक ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की पर गुरनाम चढ़ूनी का भी बयान सामने आया था। तो गुरु घर में बीजेपी नेताओं से धक्का मुक्की गलत, ये बात कही गुरनाम चढ़ूनी ने। और गुरनाम चढ़ूनी वही शख्सियत है, वही व्यक्ति हैं, वही किसान नेता हैं जो लगातार तमाम वार्ताओं में सरकार के साथ बातचीत करते रहे हैं और किसानों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो विरोध के नाम पर किसान आंदोलन को बदनाम न करें, यह बात कही गुरनाम चढ़ूनी ने। गुरु घर में मर्यादा तोड़ने पर एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर में 5 नामजद समेत अन्य 20 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि पल पल सियासत बहुत तेजी से बदल रही है और इस पल पल बदलती सियासत में हर वक्त नए मोड़ सामने आ रहे हैं। तो दिग्विजय चौटाला से थोड़ी देर पहले हमारे साथ इसी विषय को लेकर जुड़े हुए थे। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने तमाम विषयों को लेकर अपनी बात रखी। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस विषय पर एक बार फिर से हमारे साथ भाक्यू के महासचिव सतीश नंबरदार जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। सतीश जी, अब तो गुरनाम चढ़ूनी का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दिया जाएगा। यस भाई, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोल दिया था, माननीय चढ़ूनी साहब जो किसी भी हमेशा हिंसा के खिलाफ रहे हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाने की लोकतंत्र के तहत जितना भी आगे बढ़ाया जाएगा, विरोध किया जाएगा। माननीय चढ़ूनी साहब के बारे में मैंने आपको कल भी बोला था और परसों भी बोला था। अगर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती और आज माननीय चढ़ूनी साहब ने अपना बयान देकर ये साफ कर दिया, आंदोलन के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि तो आंदोलन एक किसानों का आंदोलन है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन। जी, लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पर यह है ना, फिर वो जो लोग कौन है जो इस तरीके से, जो तथाकथित लोग गुरुद्वारे में होते हैं,
बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं, उनको धक्का मारकर बाहर कर दिया जाता है। उन लोगों को भी एक्सपोज करना बेहद जरूरी है और इस मामले को संज्ञान में भी लेना बेहद जरूरी है। आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा पा रहा है? मेरे ख्याल से चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ रहा है और जो भी इंटेलिजेंसी है सरकार की, वे हर बात में फेल होने की अपनी पूरी संभावना दिखा रही है, क्योंकि इंटेलिजेंसी की और सरकार की और तो खास करके चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है हर एक आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की। इसमें जो भी असामाजिक लोग हैं वे अपना काम करते हुए आगे बढ़ने का काम और सरकार आंखें मूंदी हुई देख रही है। और मेरे ख्याल से इसमें मैं सरकार पे ही इस बात का दोष लगाऊंगा। अब वो किसी बहाने की राजनीति की ना करें तो किसान आंदोलन बदनाम हो, क्योंकि पूरे का पूरा इस इलेक्शन में पूरे देश की पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो एक आम जन को परेशानी का सबक बने और किसी के साथ भी अन्याय होने का काम हो, क्योंकि धक्का मुक्की इस तरह का संयुक्त किसान मोर्चा माननीय कनूनी साहब खास करके भारतीय किसान यूनियन कनूनी किसी भी बात का गलत बात का समर्थन ना कल करती थी, ना आज अब ना कल करेगी। चाहे इसमें कितना भी बड़ा समझौता कुछ भी होता हो, लेकिन खास करके भारतीय किसान यूनियन कनूनी के नेता माननीय गुरनाम सिंह जी हमेशा न्याय के साथ खड़े रहे और न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो किसी भी पक्ष का हो। जी चलिए सतीश जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि इसी विषय पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सत्यव्रत शास्त्री जी, जो ये घटनाक्रम सामने आया है, सबसे पहले मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा कि आप इस मामले पर अपनी क्या बात रखना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि गुरनाम चढ़ूनी ने इस पूरे घटनाक्रम से किसानों को अलग रखा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो ये वक्तव्य दिया है, ये इसी प्रकार के तत्वों को भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार उस समय से कह रही है जब से आंदोलन चल रहा है कि किसान के नाम से हो रहे देश में आंदोलन में छुपे रूप में कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो आंदोलन को और समाज को विघटन करके और इस सारे वातावरण को जहरीला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये किस प्रकार की उन्होंने भाषा बोली है ये तो मैं उनके मन की बात नहीं कह सकता, लेकिन ये बात सही है कि इस प्रकार के तत्व किसी के भी समर्थक नहीं हो सकते। तो देर आए दुरुस्त आए, यदि वो इस प्रकार के तत्वों की पहले से भी भर्त्सना करते और आइडेंटिटी करते कि इस प्रकार की हरकत करने वाला हमारे आंदोलन से और विशेष रूप से किसान आंदोलन के कोई भी उनका संबंध नहीं है, और ऐसे लोगों की ग्राम वाइज उनकी फोटो सहित हम सबको प्रयास करके आइडेंटिटी करके निकालना चाहिए। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, बात यहाँ पर यही तो है कि आखिर कौन लोग थे, इन लोगों को एक्सपोज करना बेहद जरूरी है और इस बात को भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि ऐसे कौन लोग हैं जो आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और इस तरीके से आगे आकर तथाकथित लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ कि ये जो आपके पास फोटो क्लिप है, इन फोटो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर डाला जाए और लोगों से इनकी पहचान उजागर करने के लिए कहा जाए। ये किस गांव के और किस संगठन से संबंध रखते हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसके अंदर कांग्रेस से संबंधित लोग या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जिनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं, केवल संबंध अपराध से है और अराजकता का माहौल जो बनाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जरूर फंडिंग हो रही है और उस फंडिंग के आधार पर ये इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसकी जांच सोशल मीडिया के माध्यम से भी और पुलिस तंत्र के माध्यम से भी होनी चाहिए और एक एक व्यक्ति की पहचान करके सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हरियाणा न्यूज इसमें अपनी पहल करेगा और अपने संवाददाताओं के माध्यम से इन लोगों की पहचान करके समाज के सामने देखेगा। हमने भी पिछले दिनों माननीय धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रकार के काफी लोगों के जगह की वीडियो निकालकर उनके चेहरे बताकर ये बताया गया कि ये इस पार्टी से
संबंध रखने वाले लोग हैं और ऐसा कई बार हुआ है। तो जी सत्यव्रत शास्त्री जी, दिग्विजय चौटाला जो कि जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने सीधे तौर पर और खुलकर ये बात कही कि ये तो इनेलो के लोग हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है। प्रदेश सीधे तौर पर उनको जान रहा है कि इनेलो की तरफ से इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वो तो सीधे शब्दों में और खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। बात देखो, मैं इसलिए नहीं कह पा रहा कि मैं इन चेहरों को पहचानता नहीं हूँ जी, और यदि वो स्थानीय लोग हैं और क्योंकि स्थानीय स्तर के ऊपर जो वहां के कार्यकर्ताओं से उन्होंने फीडबैक ले लिया होगा और निश्चित रूप से यदि वो कह रहे हैं तो इसको सत्य मानना चाहिए और वो ये भी बता सकते हैं कि किस गांव के कौन लोग हैं और इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। इसलिए इस बारे में यदि उनका बयान आ गया है तो मैं उस बयान से अपने आप को संबंध रखता हुआ उसका समर्थन भी करना चाहूंगा। जी, और फिलहाल जिस तरीके से माहौल को बनाने की और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ से ये माना जा सकता है कि ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है ध्रुवीकरण करने की, कि एक दल के खिलाफ प्रचार किया जाए और एक दल के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस ध्रुवीकरण को लेकर फिलहाल क्या नजरिया रखती है? देखिए, हम जो अपना एजेंडा है, अपनी कार्य पद्धति है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पिछले काफी लंबे समय से चुनाव लड़ने का और अपना चुनाव प्रचार अभियान चलाने का एक सिस्टम रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपने लिए हैं। आज हम सहयोग से, सौभाग्य से इस देश की जनता ने हरियाणा में और भारत में हमें सत्तासीन किया है। इसलिए हम अपनी जो कुछ किसान, मजदूर, बेरोजगार या देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश की प्रतिष्ठा को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए जिस प्रकार का भी काम किया, हम जनता के सामने उसको रख रहे हैं, क्योंकि हमें पिछले 7 साल से जनता, देश के और प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है और जिन जिन क्षेत्र में हमने काम किया वो बेहतरीन परिणाम देने वाले हैं। इसलिए हम किसी से किसी का मुकाबला नहीं, केवल अपनी बात रखेंगे कि हमने क्या किया है और आने वाले समय में हम क्या करेंगे। इसलिए ध्रुवीकरण हो सकता है कांग्रेस इन लोगों के बीच हो, लेकिन जनता हमें किस प्रकार से मिलने देगी वो हम समझते हैं कि हमारे काम के ऊपर किसान और मजदूर और जो भी देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ हमने किया उसके ऊपर हम। लेकिन आपको लग रहा है कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए, जननायक जनता पार्टी के लिए, हलोपा के लिए चुनावी प्रचार करना आसान हो पाएगा? क्योंकि अभी तो फिलहाल पूरी तरह से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे एक्सपोज हो जाएंगी, क्योंकि ग्राम स्तर के ऊपर जब प्रचार जाएंगे तो गांव का कोई व्यक्ति किसी पार्टी से बनकर नहीं चलता। वो जिस समय सरकार है उसके कार्य पद्धति के आधार पर वोट देता है और पिछले लोगों की पहचान करता है। आज इलाहाबाद की जनता के पास एक समय आया है कि पिछले काफी लंबे समय से वो सत्ता के इर्द गिर्द नहीं रही, विपक्ष में ही गई है। तो अब एक मौका है कि बचे 3 साल में इलाहाबाद के विकास के लिए इलाहाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और जो पूरे हरियाणा का जो विकास हो रहा है उसमें जो पिछड़ापन इलाहाबाद हल्के का है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि उम्मीदवारों की उदासीनता के कारण से, सत्ता के नजदीक में रहने के कारण से ये सारी स्थितियां पैदा हुई है। तो भी हम चाहेंगे कि इलाहाबाद की जनता भाजपा को समर्थन देके सत्ता में हिस्सेदारी करके अपने क्षेत्र के विकास में आगे बढ़ेगी। यही आज की आवश्यकता और यही हमारी सब लोगों के साथ अपील के साथ हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। मेरा एक और सवाल यह है कि आपको लग रहा है कि जो घटनाक्रम हुआ है और जो तमाम परिदृश्य जो देखने को मिल रहा है इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर, चुनाव आयोग अपनी भूमिका ठीक तरह से निभा पा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग का तो अपनी भूमिका है, वो कभी असमंजस में या पक्षपात में नहीं रहता। वो तटस्थ रूप में होकर, वो एजेंसी ऐसी है जो तटस्थ स्वयं संरक्षित है, इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार का टिप्पणी मेरे करने अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है सत्यव्रत जी, आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ इस घटनाक्रम को लेकर जो शिकायत करता है जसवीर चहल, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी एक बार सुन लेते हैं। जसवीर चहल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद जी। जसवीर चहल जी, एक बार हम फिर से आपसे चाहेंगे कि वो जो उस समय क्या हुआ, क्या था, क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी और कौन कौन वो लोग थे, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। प्रदेश की जनता भी इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए आतुर है। क्या हुआ था उस समय?
उन लोगों ने, हम गुरुद्वारे के अंदर चले गए थे, उन लोगों ने मान लो धक्का प्रस्ती करके 20-25 लोग जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए अंदर पहुंच गए वो, और उन्होंने हमारे को गुरु घर में प्रवेश नहीं करने दिया। जी। और ये जो घटनाक्रम को लेकर 5 नामजद समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई हो पाएगी? वो तो कानून का काम है जी, कानून व्यवस्था तो चुनाव आयोग को देखनी है। चुनाव आयोग का चुनाव का टाइम है, चुनाव आयोग देखेगा उसको व्यवस्था को कैसे करना है, सर्व रूप से इसको कैसे चलाना है, इन असामाजिक तत्वों पर कैसे काबू पाना है। लेकिन ये असामाजिक तत्व चुनावी प्रचार में जो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और अपने पक्ष में, तो आपको लग रहा है कि आगे भी इस तरह से घटना नहीं होगी? और इस बात को सुनिश्चित किस तरीके से प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है कि आगे से इस तरह के घटना ना हो? तो आगे चुनाव आयोग ने आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आज हम गए थे गाँवों में दोनों पर जी, तो आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक थी, तो वहां कोई अप्रिय घटना या इस तरह की कोई माहौल बिगाड़ने वाली बात सामने नहीं आई है। चलिए जसवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम परिस्थितियों को बताने के लिए कि उस समय क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिस वजह से ऐसा हुआ। तो जसवीर चहल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि असामाजिक तत्वों की तरफ से इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इस मसले पर लगातार हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपको लग रहा है कि इस बात को अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी इलाहाबाद उपचुनाव में? देखिए, जब आइडेंटिटी हो जाएगी कि ये किस पार्टी की, किस गांव के, किस पृष्ठभूमि के लोग हैं जी, जितना एक्सपोज होता चला जाएगा उतने ये लोग पीछे हटते चले जाएंगे। किसान के नाम से जो एक इन्होंने लगातार लेकर चले हैं उससे ये एक्सपोज होंगे। ये क्यों होंगे? ज्यादातर कि किसान नेताओं ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया और जो किसान के नाम से रिजाइन करके दोबारा चुनाव के मैदान में आ रहे हैं वो लोग बौखलाए हुए हैं कि किसान के नाम से हमने राजनीति की और ये बीच में कहां से आ गए। यही बात हम पहले से कहते आ रहे हैं। उसके ऊपर अब ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किसान हितैषी कौन है और जनता किसे चाहेगी। किसान नेताओं को, किसान आंदोलन को समर्थन देगी या इन लोगों को समर्थन देगी, या जिसके कारण से इस देश के अंदर किसान की दुर्दशा हुई उस कांग्रेस को देगी, या किसानों के हित के अंदर बढ़ रही अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर सरकार बढ़ रही है भाजपा, उसको समर्थन देगी। 4 बिंदु इलाहाबाद की जनता के सामने है। किसान आंदोलन भी उनके सामने है, उनको समर्थन देना उनका कैंडिडेट है। किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 7 साल से काम कर रही है, उनको समर्थन देगी। या किसान के नाम से केवल पैतराबाजी करने वाले अभय सिंह को समर्थन देगी, या कांग्रेस की किसान की दुर्दशा करने के जिम्मेवार कांग्रेस को समर्थन देगी। ये स्पष्ट हो जाए इस चुनाव के अंदर। और हम मानते हैं कि सकारात्मक भूमिका भारतीय जनता पार्टी के पिछले समय से है। जनता हमें निश्चित रूप से चुनाव। सत्यव्रत शास्त्री जी, एक और विषय को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, दीपेंद्र हुड्डा है और विवेक बंसल हैं और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो इस प्रचार की लिस्ट में शामिल है। तो फिलहाल समझ रहे हैं आप इस बात को कि कांग्रेस भी इस चुनाव को बहुत सीरियस तरीके से ले रही है और अपनी आगामी रणनीति तैयार करते हुए इस रणभूमि में उतरने की पूरी कोशिश करेगी। निश्चित से हर चुनाव में कांग्रेस बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, लेकिन लड़ते वो हैं जिनका कैंडिडेट होता है और सीरियस वो भी होते हैं जिनके धड़े का कैंडिडेट नहीं होता। इसलिए शैलजा जी के धड़े का ये कैंडिडेट वो इसलिए सीरियस है कि हमारा कैंडिडेट है, और भूपेंद्र हुड्डा इसलिए सीरियस है कि उनका कैंडिडेट नहीं है। तो दोनों सीरियस हैं और कैसे सीरियसनेस को आगे बढ़ा कर चलते हैं ये आपको समय बताएगा। हम इसकी अभी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते। कुछ दिन चुनाव प्रचार चलेगा तो इसकी भविष्यवाणी भी हम करें। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल को, अगर खास तौर पर बात करें कांग्रेस को, इनेलो को अपना कड़ा मुकाबले में देख रही है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि ये चुनाव किसान आंदोलन के नाम से हुआ, तो यदि हमें कोई चुनौती देगा तो किसान मोर्चे का कैंडिडेट देगा, क्योंकि किसानों के हित की वो ज्यादा पैरवी कर रहे हैं कि हम पैरवी कर रहे हैं। इसके लिए हम मानते हैं कि दोनों के बीच चुनाव का नतीजा आना चाहिए।
क्योंकि बाकी दोनों पार्टियों को तो किसानों ने देख लिया, किसान नेता क्या चाह रहे हैं और हम किसानों को क्या दे रहे हैं, इसके बीच तुलना होगी। तो मैं समझता हूं कि किसान हमें प्राथमिक तौर के ऊपर जरूर चॉइस करेगा, और वो जो दोनों पार्टियां हैं उनका तो समय में हम समझते हैं, देख लेना कि किस प्रकार से कांग्रेस के समय में जो है कितने सिफारिशें करने के लिए भी और कितने प्रकार की योजनाओं को उन्होंने केवल फाइलों में दबाए रखा, कहीं लेकर नहीं आ पाए वो। और स्वामीनाथन आयोग के समन्वयक होने के नाते उस रिपोर्ट को लागू करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान थी, लेकिन एक भी स्टेप उनका आगे नहीं बढ़ा। और हमने जिस प्रकार से सत्ता में आते ही ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी जुड़ गए हैं। प्रहलाद सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार प्रहलाद जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि गुरनाम चढ़ूनी ने खुद को और किसानों को इस घटनाक्रम से अलग रख लिया है, जो एलनाबाद में गुरुद्वारे के भीतर हुआ। वहां पर बीजेपी के नेता जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं, लेकिन उनको धक्का मारकर बाहर कर दिया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संयुक्त मोर्चे ने जो एक गाइडलाइन जारी की है कि हम विरोध करेंगे, और हमारा जो विरोध का एक तरीका है कि काले झंडे दिखाना और लोगों से अपील करना है कि भाजपा को कोई वोट ना डाले, क्योंकि जो बीजेपी आज केंद्र के अंदर है और हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी है, तो ये 3 काले कानूनों के स्पोर्ट में है और 3 काले कानून बीजेपी ही केंद्र के अंदर लेके आई है। इसलिए संयुक्त मोर्चे की यही गाइडलाइन है कि कोई जितने भी लोग हैं और है सब किसानों से कि वो विरोध जरूर करें, लेकिन विरोध का एक तरीका जो है वो किसी संयुक्त मोर्चे ने जो गाइडलाइन तय किया उसी के हिसाब से करें, उसे आगे ना करें, क्योंकि बीजेपी खुद चाह रही है कि जो चुनाव हो रहा है इस चुनाव के अंदर बीजेपी को 0 वोट मिलने वाला है। उसकी जो शक्ति है वो बहुत ही डाउन है और कोई भी लोग उसको वोट डालने को तैयार नहीं है, उनका कोई एजेंट बनने को भी तैयार नहीं है। ऐसी हालात जो है उस चुनाव के अंदर है, तो बीजेपी चाहेगी कि किसी भी तरीके से। लेकिन प्रहलाद जी, जो ये घटनाक्रम सामने आया है, फिर ये लोग कौन है आपके हिसाब से? देखिए, लोग जो है वो इतने ज्यादा मतलब किसान जो है उत्साहित है इस चुनाव को लेकर, और उत्साह के अंदर बहुत से किसान जो है वो इस तरीके की बात कर लेते हैं, लेकिन हम किसानों से अपील करते हैं कि वो किसी भी तरीके से इस तरीके की कोई घटना ना करें जिससे आंदोलन बदनाम हो और बीजेपी को कहीं मौका मिले इस आंदोलन के दौरान दंगे कराने का। तो हम किसानों से बार बार ये अपील करते हैं, लेकिन एक किसानों में जोश इतना है क्योंकि बीजेपी देश के अंदर जो कानून लेके आई है, मुजफ्फरनगर के अंदर जो बड़ी रैली हुई उसके बाद में जो घटना हुई। लेकिन प्रहलाद जी, गुरनाम चढ़ूनी तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम है इस बात का उदाहरण है। देखिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए तो जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई भी है। बीजेपी के लोग भी लगे, जेजेपी के लोग भी लगे हैं, इसमें है। लेकिन देखिए, जो लखीमपुर की घटना हुई और हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, इसमें आम पब्लिक के अंदर एक गुस्सा तो बहुत बड़ा है, और ये जो गुस्से के चलते मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस भी दिया। उन्होंने ये माना भी है, एडमिट भी किया है कि मैंने जो ये बयान दिया वो गलत दिया, और ये लोगों का गुस्सा है। लेकिन हम लोगों के इस गुस्से को जो सरकार ये चाह रही है कि ये लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं कहीं दंगों में तब्दील हो जाए, उपद्रव हो जाए। हम लोगों से बार बार अपील करते हैं, किसानों से अपील करते हैं कि जो वो हमारे किसान साथी हैं, इस आंदोलन के जो साथी हैं, वो सारे जो लोग हैं इस तरीके की कोई भी ना करें, उत्साह में बाटे बीजेपी को हराना है। लोगों से अपील करना है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन रहेगा। जो भी कुछ साथियों ने इस तरीके से कहीं पर भी कोई हो गया है गुस्से में उत्साहित होकर, तो हम उन साथियों को समझा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि इस तरीके से ना करें। ऐसा कोई नहीं है कि किसान नहीं है, हमारे देश का तमाम जो किसान वर्ग है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई 2-4 बंदे ऐसे जो है पार्टियों के लोग आके वो इस तरीके की हरकत कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे किसान इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी, इससे किसान आंदोलन तो बदनाम हो रहा है ना, इस बात को फिर आप कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि आपके इस आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व ना आए? अभी संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइन जारी होगी, हमारी बैठक हुई थी अभी संयुक्त मोर्चे की, उसके अंदर हमने गाइडलाइन तैयार की है और उसमें साफ तौर के ऊपर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस गाइडलाइन जो है काले झंडे दिखाना है, विरोध करना है और गांव में जाके अपील करनी है लोगों से कि बीजेपी को वोट ना डाले। इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। इससे आगे कोई बढ़ेगा तो वो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइन को कोई तोड़ेगा तो वो संयुक्त मोर्चे का नहीं होगा, वो फिर कोई प्लांट किए हुए लोग होंगे।
फिलहाल आप जो उपचुनाव को लेकर बड़ौदा उपचुनाव में और इलाहाबाद के उपचुनाव में सबसे बड़ा अंतर क्या देख रहे हैं? बड़ौदा जो चुनाव हुआ था और अब जो ये चुनाव हो रहा है, इस बड़ौदा चुनाव के बाद में काफी समय बीत गया है। उस टाइम के अंदर जो आज का माहौल है वो उस टाइम में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बड़ौदा चुनाव के अंदर इनको हार मुंह की खानी पड़ी थी बीजेपी को। और अब जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव के अंदर बीजेपी को यहाँ पर बहुत बड़ी वोट आई थी, 50,000 के प्लस वोट यहाँ पे आई थी, लगभग 10-12,000 से इनका कैंडिडेट आ रहा था। लेकिन अब की बार बीजेपी को चलिए प्रहलाद जी आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। निशांत सिंह जी, ये जो घटनाक्रम और ये जो प्रकरण सामने आया है कि बीजेपी के नेता गुरु घर जाते हैं, उनको धक्के मारकर बाहर कर दिया जाता है, सबसे पहले मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जेजेपी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, तो वो तो किसी का भी राइट है कि वो चुनाव लड़े और लोगों के बीच में जाए जी। तो मुझे लगता है कि उसमें तो कोई किसी को दखल नहीं देना चाहिए। तो शायद इस तरीके का तो जो किसान आंदोलनरत जितने भी उनकी जथेबंदियां हैं उन्हीं का भी आदेश ना हो, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को चुनाव तो निर्विघ्न होने देना चाहिए। लेकिन दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़े, उन्होंने सीधे तौर पर और खुलकर ये शब्दों में कहा कि ये तो इनेलो के लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस किसान आंदोलन की आड़ में लोग अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस भी करती है, इनेलो भी करती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और हलोपा इलाहाबाद उपचुनाव में अपने आप को कहां पर देख रहे हैं? अभी तो शुरुआत है चुनाव की, और चुनाव जब चलेगा तो आप देखेंगे कि चुनाव जीतेंगे। आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में वो समन्वय, वो सामंजस्य देखने को मिल रहा है? फिलहाल अभी बहुत दिन पड़े हैं। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। सभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से घटनाक्रम लगातार सामने आएगा, विरोध किया जाएगा, धक्के मारकर बाहर कर दिया जाएगा, तो आपको लगता नहीं कि ये बीजेपी, जेजेपी और हलोपा के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि एक नैरेटिव भी क्रिएट हो रहा है? मैंने कहा कि चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है और कानून किसी को इजाजत नहीं देता कि वो इस तरीके से दंगामस्ती कर पाए। जी, लेकिन ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी तो बेहद जरूरी है ना, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि कानून अलाउ नहीं करता किसी को कि कोई इस तरीके की जोर जबरदस्ती कर सके। जी, फिलहाल आप चुनाव आयोग की भूमिका को इस इलाहाबाद उपचुनाव में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका अभी से कुछ नहीं कह सकते, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। तो जो है ना, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जी, और कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही है कांग्रेस और इनेलो की तरफ से? कोई चुनौती नहीं है। चुनाव तो देखिए संघर्ष होता है, उस संघर्ष में सभी को कूदना होता है, लेकिन चुनौती कोई। जी, और दिग्विजय चौटाला ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहे थे कि इस बार हमारा उम्मीदवार 20 से 25 हजार के अंतर से जीतने वाला है। आपको लगता है कि सच में ये बात हकीकत में तब्दील हो सकती है जो आज परिदृश्य देखें तो? मैंने भी पहले कहा आपके बिना पूछे कि चुनाव जीतेंगे। जी जी। और फिलहाल कांग्रेस की तरफ से भी एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, तमाम जो नेता हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को सीरियसली ले रही है? देखिए, वो तो अब वो चुनाव में आएंगे तो पता चलेगा। सीरियसली तो कितना को लेते हैं वो आप सबको मालूम है, मैं कोई उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। जी, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, वो लड़े। निशांत सिंह जी, आपसे ये भी जानना और समझना चाहेंगे कि ये कैसे तय हो पाया था, चूंकि ये बात लगातार सामने आ रही थी कि मीनू बेनीवाल को उम्मीदवार के तौर पर बनाया जाना था, लेकिन एक हफ्ता पहले ही ये जब नाम सामने आया गोविंद कांडा का, तो बीजेपी की तरफ से और संयुक्त तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया।
तो कहीं ना कहीं जेजेपी भी चाहती थी कि उनका उम्मीदवार हो। नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है जी। ये तो दोनों पार्टियों का बैठ करके तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी जी। चलिए निशांत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम विषयों को लेकर अपनी बात। जननायक जनता पार्टी और हलोपा जीतने जा रही है और हमने जिस उम्मीदवार पर अपना विश्वास जताया है वो जरूर जीतेंगे। और इससे पहले आपको हमने बता दें कि दिग्विजय चौटाला जो कि जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और हलोपा ये उपचुनाव 20 से 25 हजार के अंतर से जीतने जा रही है। तो लगातार हम इस मसले को लेकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चूंकि ये घटनाक्रम और ये जो प्रकरण जब से सामने आया है वो कहीं ना कहीं सभी को हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। और इस घटनाक्रम के बाद तमाम जो व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो विरोध के नाम पर किसान आंदोलन को बदनाम न करें, ये बात कही गुरनाम चढ़ूनी ने। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जो दंगाई हैं, जो दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, वो इस तरीके से नहीं चलेगा। ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। तो बीजेपी जेजेपी कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की का ये मामला है जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस मसले पर लगातार हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यव्रत शास्त्री जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपने लगातार बात सुनी है जिस तरीके से निशांत सिंह जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि निस्संदेह ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से मुश्किलें पैदा की जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं पहले तो भारूखेड़ा जी के विषय में बात करूंगा। जिस ऐतरेबाजी से उन्होंने बयान दिया है जी, इसका मतलब वो आधी बात स्वीकार कर रहे हैं हमारे लोग और आगे भी इस प्रकार की हरकत करेंगे वो हमारे लोग होंगे। उत्साहजनक स्थिति के कारण कुछ किसान लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्वीकृति है इनके द्वारा ये लोग हमारे, और आगे भी इस प्रकार के कोई घटनाक्रम होगा तो हमारे उत्साहित किसान हैं। ये आपने इस बयान को आप रिकॉर्डिंग रखना जी। क्यों जब इन्होंने कहा हम अपील कर रहे हैं कि आगे से ना हो और संयुक्त मोर्चा ने कुछ गाइडलाइन दी है उसका पालन करना है, लेकिन आज इनसे इस बात की हाँ करवाना कि कहीं भी यदि आपकी ने जो गाइडलाइन की है वो भी स्टडी करेंगे। मैं उनके ऊपर अभी नहीं बात करूंगा, लेकिन जो भी किए उनसे यदि अतिरेक में कोई जाएगा उस पर कोई एक्शन होगा तो उसके लिए धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे। उसके लिए कहीं आप पंचायतें तो नहीं बताएंगे कि जो हरकत करेगा जिसके लिए तुम मना कर रहे हो कि हमने मना किया है, और उसके बावजूद भी कुछ लोग करेंगे। इन्होंने इसको एक गुप्त रूप से इशारा भी किया है, लेकिन दोबारा से ये कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा ने कुछ गाइडलाइन तय की है। तो यदि इस प्रकार के लोग आगे आए तो उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार निशांत सिंह जी ने आत्मविश्वास भरा, क्योंकि बेसिकली देवीलाल की विरासत को जहाँ अभय सिंह चौटाला अपनी मानते हैं तो वहाँ दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी उसी राजनीतिक विरासत को संभालने वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने जो वोट बैंक है उसके प्रति सचेत और बिल्कुल एक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और चौधरी देवीलाल की विरासत का जो इस तरफा माहौल अभय सिंह चौटाला बना रहे हैं तो जनता के बीच ये मैसेज जाना चाहिए कि चौधरी देवीलाल की विरासत को हम लेकर चल रहे हैं और हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं सरकार की वो चौधरी देवीलाल की राजनीति से प्रभावित होकर ही आगे बढ़ रही है। ये भी एक कसौटी का एक विषय रहेगा, इसलिए हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी जुड़े हुए हैं। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी, मतलब आप ये मानते हैं जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी थी कि दोबारा से ऐसा ना हो इसलिए गाइडलाइन जारी की गई है कि वो किसान ही थे? बिल्कुल, हमने इस चीज को कहा। देखो, जो लखीमपुर की घटना हुई उससे पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा था लोगों के अंदर, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कि डट उठा लो,
हम कह रहे लोगों से शांति बनाए रखो और हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा है कि लठ उठा लो। अब आप बताओ कि हिंसा भड़काने का काम कौन कर रहा है? और वो उनको ये भी कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री कि लठ उठा लो, जेल में जाओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। मतलब किस तरीके से उकसा रहे? हमने तो कभी नहीं कहा किसानों को कि आप आइए लठ उठाइए और जेलों में जाएंगे तो बड़े नेता बन के आएंगे। जिम्मेवारी आप लेके चलेंगे कि हम लेके चलेंगे? हमने कभी नहीं कहा। आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए, आप मुख्यमंत्री से कहिए कि वो विशिष्टता के आधार पे और दंगा फैलाने वाली भाषा का प्रयोग किया है, उनको उसका पद छोड़ देना चाहिए। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। एक गांव का आम आदमी है, मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे, किसान नेता का कभी भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग बता दीजिए। हमने हमेशा शांति होने के बाद एक तरीका है, उस तरीके से हमने करना है। कहीं पर भी किसान जो अगर कोई गुस्से में आए, हमने जाके उनको रोकने का काम किया है। हमने कभी भी किसानों को भड़काने का काम नहीं किया है और 1 साल से आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जो भड़काने का काम करते हैं वो बीजेपी के और जेजेपी के लोग करते हैं। और जब स्वयं हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता है कि लठ उठा लो और इनको मारने की बात करता है। लेकिन प्रहलाद जी जो गुरुद्वारे का घटनाक्रम हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? फिर हम लोगों से अपील करते हैं कि इस तरीके की घटना ना करें। हम तमाम किसानों से अपील करते हैं कि इस तरीके की घटना ना करें। हमारा जो विरोध है, मतलब आप मान रहे हैं कि किसानों ने किया है? मतलब आप मान रहे हैं कि किसानों द्वारा किया गया है? देखिए, किसान जो है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो इन्हीं के छोड़े हुए होते हैं पार्टियों। तो फिर इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि किसान आंदोलन बदनाम ना हो, किसान आंदोलन के भीतर असामाजिक तत्व ना आए? इस बात की जिम्मेदारी किसकी है? करते हैं, इसीलिए तो हमने गाइडलाइन जारी किया है। इसीलिए तो गाइडलाइन जारी किया है कि इस तरीके की घटना न हो। और जो लोग इस तरीके की घटना करते हैं उन लोगों को पर्दाफाश भी करेंगे कि ये लोग कौन है। आपने देखा है जगह जगह के ऊपर भाजपा आंदोलन होता है तो इनके खिलाफ लोग बीच में आते हैं। क्या राजनीति सिखाओगे हमें? हम कह रहे हैं कि ये जो लोग अतिरेक में आएंगे। ठीक है प्रहलाद जी, आपके पास करेगा कि नहीं करेगा? हमारे साथ लगातार सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री, आप कहोगे लठ उठा लो, आप कुछ भी कह दोगे तो आप कहोगे वही सत्य है। देखिए, एक एक करके बात रखिए, संयम के साथ बात रखिए, दर्शक बेहतर तरीके से सुन पाएगा। एक एक करके बात रखिए। जी सत्यव्रत शास्त्री, मुख्यमंत्री से दबाव मांगिए। मेरा प्रश्न है प्रहलाद जी, देखिए आप किसान नेता, प्रहलाद जी देखिए हरकत करेगा, आप दोनों से मेरी अपील है, ये आग्रह है कि एक एक करके बात रखिए। हम ये कह रहे हैं आम जनता से हमने गाइडलाइन जारी किया है। उसके अंदर सभी संयुक्त मोर्चे के लीडर से सभी संयुक्त मोर्चे की जब बैठक हुई है उसके अंदर ये तय किया है कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, इस आंदोलन के बीच में कुछ लोग प्लाट करके पेश किए जाते हैं और वो लोग 2-4 बंदे ऐसे होते हैं जो वहां पे कुछ ऐसी उठपटांग हरकत कर देते हैं जिससे पूरा किसान आंदोलन बदनाम होता है। तो हमने साफ तौर के ऊपर कहा है कि हमारा जो विरोध करने का तरीका है वो काले झंडे दिखाना है, उससे आगे हमारा नहीं है। हमने काले झंडे दिखा के अपना विरोध दर्ज करवाना है, जहाँ भी जाएंगे उससे आगे नहीं करना। लेकिन वो जो काले झंडे लेके लोग खड़े होते हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं, तो उन्हीं में इनके 2-4 बंदे ऐसे होते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। अब वहां जो लोग रहते हैं, आपने लखीमपुर में देखा, बताओ वहां पे कौन से किसानों ने दंगा किया था? पीछे से गाड़ियां चढ़ाई है, पीछे से गाड़ियां चढ़ाई है इन लोगों ने। तो हम ये कैसे मान लें कि ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के अंदर जो चुनाव होगा, ये चुनाव में इनकी बुरी हार होने वाली है और ये दंगे नहीं करवाएंगे और जो मैं किसानों के लगाएंगे ये करेंगे, ये साजिश होंगी। आप देख लेना, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। ये चुनाव के चलते उपचुनाव के अंदर बीजेपी जेजे 100% दंगे करवाएगी क्योंकि उनका वहां पे कोई एजेंट बनने को तैयार नहीं है। इतने लोग इनसे बुरी तरह से इनके खिलाफ है लोग आज। तो ये और मुख्यमंत्री का जो बयान है वो ये साबित करता है। उन्होंने जब ये कहा कि मैं अपनी जो बात है जो मैंने कही है और माता रानी ने मेरे को कहा है, इसलिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं अपना फैसला वापस लेता हूँ। मुख्यमंत्री ने फैसला वापस नहीं लिया है, सिर्फ शब्द वापस लिए हैं। और इस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना ठीक है प्रहलाद जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी आपके पास भी लौटेंगे, चूंकि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी जुड़ गए हैं। नायब जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।
नायब जी, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, ये जो गुरुद्वारे में जो भी हुआ, बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं को धक्का मारकर बाहर कर दिया गया, सबसे पहले आपका दृष्टिकोण क्या है इस मामले को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जी, क्योंकि वो गुरु का घर है और गुरुओं की परंपरा, उनकी तपस्या, उनकी कुर्बानियां, उनका इतिहास जी, वो हम सबको प्रेरणा देता है। वो किसी एक व्यक्ति का स्थान नहीं है, वो सर्व समाज का स्थान है। और अगर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां तो गुरु के घर में तो सभी का स्थान है और वहां पर हर व्यक्ति फीस नवाने के लिए आता है और उनसे गुरुओं की जो कुर्बानियां हैं, जो उनका इतिहास है, उनसे प्रेरणा मिलती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। नायब सैनी जी, आपको लग रहा है कि ये सब किसान कर सकता है? किसान के भीतर इस तरह से नफरत पैदा करने वाली भावना हो सकती है? देखिए, ये क्योंकि इस प्रकार का जो एक चला है मामला, वो बिल्कुल उससे ऐसा लगता है कि समाज का भाईचारा भी वो समाप्त करने की और है। क्योंकि अभी कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक अग्रसेन, हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के ऊपर एक कार्यक्रम था जी। उस कार्यक्रम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के शिरकत करनी थी। मुख्यमंत्री क्योंकि प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों का, सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार की बात, क्योंकि महापुरुष होता है, मैंने कहा है गुरुओं की कुर्बानी है और गुरुओं ने तपस्या की है, उन्होंने कुर्बानियां दी है और उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए काम किया है। और महाराजा अग्रसेन जी ने भी समाज को एक रास्ता दिखाया है। वो सर्व समाज के महापुरुष हैं और उन महापुरुषों के जब दिवस आते हैं, ये पहली बार है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर 1967 के बाद पहली बार महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये मौका हरियाणा प्रदेश की जनता को दिया है। और उसके अंदर भी अगर महापुरुष की जयंती कोई समाज मना रहा है, उस समाज के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को भी वहां नहीं जाने दिया जाता। ये तो एक भाईचारे को समाप्त करने की और इन लोगों का, लेकिन नायब सैनी जी, सवाल तो यहाँ पर ये है ना, बार बार इस बात को भी कहा जा रहा है कि ये 3 जो एक काले कानून की बात करते हैं, इसके अंदर काला क्या है, कम से कम वो बताए तो भी। इससे किसान को ये नुकसान हो रहा है। किसान मैं भी हूँ, मैं छोटा किसान हूँ, परंतु मुझे क्या दिक्कत आ रही है? आज तक मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरी फसल भी बिक रही है मंडी के अंदर, मुझे एमएसपी भी बढ़ करके मिल रहा है, सीधा मेरे खाते में पैसा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु किन लोगों को क्या दिक्कत है, वो कम से कम उनको बताना चाहिए कि हमें ये दिक्कत है। लेकिन नायब सैनी जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही तो है, आपको लग रहा है कि ये सब किसान कर रहे हैं? देखिए, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है और किसान को अगर दिक्कत है, क्योंकि सरकार बात सुन रही है, इन लोगों की भी बात सुन रही है, इनसे भी लगातार सरकार वार्ता के लिए तैयार है और ये बात सरकार ने कही है कि अगर रात के 12 बजे भी अगर वो कोई बात करने के लिए आते हैं तो सरकार उनके लिए बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी बहुत समय पड़ा है चुनाव प्रचार करने के लिए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और हलोपा को तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इलाहाबाद उपचुनाव में चुनाव प्रचार में दिक्कत आ सकती है। जिस तरह से शुरुआती दौर से कयास लगाए जा रहे थे, तो किस तरीके से आप चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से किसी भी संस्था का सम्मान नहीं किया, उन्होंने लोकसभा का सम्मान नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं किया, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया, उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं किया, उन्होंने देश के संविधान का सम्मान नहीं किया। इन्होंने जब किसी का सम्मान ही नहीं किया, ये लोकतंत्र का भी सम्मान नहीं कर रहे और बार बार इस बात के लिए कहा जा रहा है कि मेरे देश का ये पवित्र लोकतंत्र है, आप अपनी बात को रखिए, आप अपना एजिटेशन करिए,
आप झंडे दिखाइए, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब व्यक्ति को टारगेट बना करके और इस प्रकार का वातावरण, भय का वातावरण पैदा करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का ये सारा का सारा रचा हुआ षड्यंत्र है, ये हमें समझना चाहिए। परंतु लोकतंत्र के अंदर जो प्रथा कांग्रेस पार्टी ने ये चालू की है, ये घातक है, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। हम सब ने अपनी बात अपने मंच को ऊपर कहनी चाहिए। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव की जनता इस बात को समझ पाएगी कि कांग्रेस ये जनता बिल्कुल समझ रही है, आज जनता समझ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो किसान समझ रहा है। जिस किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर 4 महीने के बाद 2000 रुपए जा रहे हैं, वो बहन भी समझ रही है जिसके घर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इस बार गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। उस गरीब को इस कोरोना के संकट के अंदर जो पैसा उनके जनधन खाते में पहुंचाने का काम किया है, वो हर जनता, वो गरीब जनता समझ रही है, वो किसान समझ रहा है। परंतु ये कुछ लोग जिस प्रकार का वातावरण खराब करना चाह रहे हैं, इसको पूरा देश देख रहा है, इसको इलाहाबाद की जनता भी देख रही है। और इलाहाबाद की जनता जो निर्णय वो करने वाली है, वो गोविंद कांडा जी के पक्ष में करने वाली है। और क्योंकि गुरु तो सबके लिए है, हर कोई व्यक्ति वहां पर जा सकता है। गुरुओं की कुर्बानी है, गुरु किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं है, सब का है। हर व्यक्ति वहां पर अपना शिष्य सकता है, वहां पर जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है या किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वहां तो कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना सिर नवा सकता है। और अगर वहां पर इस प्रकार से रोका भी गया होगा तो क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नायब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालकर बातचीत करने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रहलाद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार ये मामला तूल पकड़